तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, ये आपका विजन आईएएस का पीटी 365 है फॉर साइंस एंड टेक। तो इसमें देख लेते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हमारी कवर होंगी, चैप्टर्स कौन कौन से। ठीक है, अगर आप स्टैटिक भी कहीं से पढ़ते हो ना तो आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सा चैप्टर है जो हमें अच्छे से कर लेना है। चलिए, तो देखो, जो फर्स्ट चैप्टर है ये है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का। इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे करंट में क्या क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जीएम क्रॉप्स को इस साल कुछ मिला है। तो एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये होती क्या है, कैसे काम करती है। इसके बाद थोड़ा सा जीनोम एडिटिंग पे बताया हुआ है। फिर विद इन जीनोम एडिटिंग क्या क्या है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मार्क कर लेना, इस साल पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर साइड डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्रिस्पर, ये तो एवर टाइम है। क्रिस्पर क्या होता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, डीएनए को ये कैंची की तरह काट सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंसेप्ट मैं आपको दे दूंगा। फिर आगे कार-टी थेरेपी। कार-टी थेरेपी जो है ये कैंसर के लिए बनी है सब। तो क्रिस्पर को इस्तेमाल करके ही कार-टी थेरेपी बनाई गई है। ये हम देखेंगे इसमें क्या है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, फिर क्रिस्पर, और ये कार-टी थेरेपी, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलो, जीनोम सीक्वेंसिंग, जो एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट है उनको अभी तक समझ आ गया होगा। स्वांते पाबो को रिलेट करके देखो, नोबेल प्राइज जो इस साल मिला है, उन्होंने होमो निएंडरथल का जीनोम जो था उसको सीक्वेंस किया था। ह्यूमंस का भी जीनोम सीक्वेंस हो चुका है अंडर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। फिर जीनोमिक सर्वेलेंस, इसमें हम देखेंगे क्या है। फिर क्लोनिंग, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर और अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इसमें जीनोम सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, यही इतने ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है आईटी एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो आईटी एंड कंप्यूटर में देखते हैं क्या क्या है। एक तो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी आई है। जियो स्पेशल क्या होता है, देखो इसमें जैसे आप लोग ये इस्तेमाल करते हो ना, जीपीएस अपने फोन में इस्तेमाल करते हो, तो उसमें क्या होता है कि अर्थ के ऊपर कोई एक सैटेलाइट होती है जो वहां से डेटा लेती है अर्थ का, और उस डेटा से हम क्या क्या फर्दर एप्लीकेशन हो सकती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो हमारा इसमें आएगा जियो स्पेशल डेटा में। तो अब हमने बड़ी सारी, आपने देखा होगा रिसेंटली इसरो ने नेमिंग कन्वेंशन भी चेंज कर दिया। अब ये ईओएस करके सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, ईओएस 1, ईओएस 2। और जैसे जीपीएस रहता है, जीपीएस तो बेसिकली यूएस का है, तो वैसे इंडिया ने भी अपना लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है, उसका नाम था IRNSS। ठीक है, और इसको हम लोग देसी भाषा में नाविक भी बोलते हैं। तो IRNSS और नाविक इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता दूं कि इस साल जो जेकेएस का मेंस आया ना, इसमें 2 क्वेश्चन आए हैं इसी से। 2 पेपर में क्वेश्चन आए हैं सेम, IRNSS और नाविक। ठीक है, तो उससे आपको समझ आएगा कि ये वाला पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में इन्होंने ये चीजें डाली हैं तो प्री में भी उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ये डाल सकते हैं। फिर नेशनल ड्राफ्ट, नेशनल डेटा, देखो अभी ये ड्राफ्ट है तो इसका मतलब है कि अभी बना नहीं है, तो फिलहाल हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कल को ये बिल एक्ट बन जाता है फिर हम इसको पढ़ेंगे। फिर 2.3 क्या है, 5G। तो ये देखो यूपीएससी का, केएस का, जेकेएसएसबी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। जो आपकी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी रहती है ना, जैसे पहले 2G होता था, 2G से पहले तो लैंडलाइन फोन्स होते थे। लैंडलाइन फोन से पहले आप लोग टेलीग्राम करते थे, चिट्ठियां लिखते थे। उससे पहले चले जाओगे तो कबूतर से मैसेज भेजते थे। तो कबूतर से लेके आज हम किस टेक्नोलॉजी पे आ चुके हैं, 5G टेक्नोलॉजी। तो पूरा ये जो वायरलेस का एवोल्यूशन है ये हम देखेंगे यहाँ पे चल के। पर इस वक्त 5G है, 6G पे भी काम स्टार्ट हो चुका है। तो हम 5G देखेंगे कि 5G क्या है, हाउ इज इट इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ 4G, क्या क्या हुआ। स्पेक्ट्रम ऑक्शन, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ हमारी जो वेवलेंथ होती है इसको सेल आउट करती है टू टेलीकॉम कंपनीज। तो जैसे जियो हो गए, एयरटेल हो गए, ये लोग इसमें बिडिंग करते हैं, खरीदते हैं, और गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू जाता है। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग देख लेंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि 5G जो है ये टेलीकॉम जो है, ये बीटीएस टावर लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर के आगे पीछे मोबाइल के टावर लगे होते हैं। तो वो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आती है ये वाली 4G 5G। सैटेलाइट वाली अलग चीज होती है। सैटेलाइट वाली कौन सी, जैसे आपने देखा होगा कि जो कभी मिलिटेंट्स वगैरह मिलते हैं तो उनसे कौन से फोन बरामद होते हैं, सैटेलाइट वाले। सिमिलरली जैसे आप लोगों के घरों में डिश टीवी है, आप लोग मतलब इस्तेमाल करते हो ना डिश टीवी अपने टीवीज में, तो उसमें वो जो छत पे डिश लगी होती है वो किससे कम्युनिकेट करती है, वाया सैटेलाइट कम्युनिकेशन।
तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए अब इंटरनेट भी दिया जाना शुरू कर दिया गया है, और इलॉन मस्क जो है इन्होंने एक कंपनी भी लॉन्च कर दी हुई है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में मैसेज करके बताओ कि उस कंपनी का नाम क्या है, जो इलन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है, उसका नाम बताओ मुझे। तो उसका नाम स्टारलिंक है। तो स्टारलिंक क्या कर रही है, ये जो अर्थ के आगे पीछे ना बड़ी सारी छोटी छोटी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेज रही है, और फिर अर्थ के हर कोने पे ये क्या करेगी, सैटेलाइट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन जो है ये प्रोवाइड करेगी। तो जैसे कुछ फार फ्लंग एरियाज होते हैं जहाँ टावर नहीं लग सकते, जैसे कोई पहाड़ है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, तो सियाचिन ग्लेशियर पे क्या होता है कि वहां पे फोन ही नहीं लगता है। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ऊपर, तो अरुणाचल वाली साइड में है, तो उनको ट्रैवल करके नीचे आना पड़ता है फोन कॉल्स इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर सैटेलाइट कनेक्शन उनको मिले तो वहां पे बहुत अच्छे से वो करेंगे। फिर और देखेंगे और क्या क्या कम्युनिकेशन है। फिर वीपीएन देखेंगे। वीपीएन से तो मुझे लगता है JNK का बच्चा बच्चा वाकिफ है, क्योंकि जब आप लोगों का ये हुआ था 370 एब्रोगेट हुआ था, तो उसके बाद आपकी जब फोन की स्पीड रिड्यूस कर दी गई थी, तो आप लोग वीपीएन इस्तेमाल करके अपना फोन 4G में चलाते थे। फिर डार्कनेट आ गया। वीपीएन किस लिए होता है? वीपीएन बेसिकली होता है कि ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये आपकी आइडेंटिटी को छुपाता है। यानी कि आप इंटरनेट पे क्या ब्राउज कर रहे हो तो ये पता नहीं चलने देता आईएसपी को। आईएसपी कौन होता है? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसकी एग्जांपल क्या है आईएसपी की? जैसे बीएसएनएल, आपका जियो, तो ये आईएसपी होते हैं। ठीक है, तो आईएसपी आप अपना फोन जब इस्तेमाल करते हो अपने इंटरनेट पे, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट खोली, तो आईएसपी को सारा पता होता है कि आप कौन सी साइट खोल रहे हो, आप क्या ब्राउज कर रहे हो। लेकिन इन बिटवीन अगर आपने एक वीपीएन कनेक्शन लगाया हो, तो वीपीएन क्या करता है कि आपकी ट्रैफिक को राउट कर देता है कहीं और। तो वो फिर बीएसएनएल को पता नहीं चल पाएगा कि ये आप देख रहे हो साइट, उसको लगेगा, उसके बाद रैंडम पैकेट्स जाते हैं, उसको लगेगा कि ये कोई और देख रहा है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने जितने भी वीपीएन सर्वर्स जो इंडिया में काम कर रहे थे, उन सबको बोला कि भाई आपने क्या करना है, आपने जितने भी आपके यूजर्स हैं उन सब की डिटेल्स आपने अपने पास रखनी है, और जब भी हम मांगे तो आपने हमें भी वो प्रोवाइड करनी है। तो मतलब एक तरीके से जो वीपीएन का काम था उसी को गवर्नमेंट ने मतलब खत्म कर दिया एक तरीके से। अगर वीपीएन होता ही इसी पर्पज के लिए था कि आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, तो गवर्नमेंट ने उनको बोल दिया कि आप इनकी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखो, हम आपसे जब मांगेंगे तब ले लेंगे। तो फिर अब वीपीएन इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं रह जाता। फिर आगे डार्कनेट देखेंगे। डार्कनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एक है अलायंस है, ग्लोबल अलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इस साल इंडिया इसका प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो आप मुझे और भी बताइए कि कौन कौन सी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस साल इंडिया क्या है, प्रेसिडेंटशिप है। इंडिया के पास जिस चीज की प्रेसिडेंटशिप है, आप मुझे उनका नाम बताइए। एक मैंने आपको बता दिया, ये वाला ग्लोबल अलायंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, तो हम देखेंगे क्या है ये चीज। फिर आगे 4D प्रिंटिंग आ जाएगी। देखो 3D प्रिंटिंग तो आप लोगों ने सुना होगा अभी तक। ठीक है, तो ये 4D प्रिंटिंग क्या है ये हम देखेंगे वहां जाके। जो 3D प्रिंटिंग होती है उसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है, तो ये देखेंगे हम 4D प्रिंटिंग है। फिर उसके बाद आ जाएगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल जब मैं आपको समझा रहा था यही चीज चैट जीपीटी, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया भी था कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, एक्सप्लेन करो क्वांटम कंप्यूटिंग टू अ 5 ईयर ओल्ड किड या 6 ईयर ओल्ड किड। तो बहुत आसानी से उसने समझा दिया था। तो हम देखेंगे क्वांटम का जो फिनोमिना है उसको इस्तेमाल करके किस तरीके से की डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। फिर और इसमें काफी सारी चीजें आ जाएंगी, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन, एक्सटेंडेड रियलिटी, RFIDs, इंडिया स्टैक, अदर इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, साइबर सिक्योरिटी। फिर स्पेस वाला आ जाएगा सेक्शन। स्पेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्पेस में मॉम जो मिशन था, इसमें मूवी बन गई विद्या बालन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा पेपर में। फिर पोलर सैटेलाइट PSLV। PSLV को क्या बोला जाता है? वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV के ऊपर भी एक GSLV। तो आप लोग मुझे बोलिए कि GSLV को क्या बोलते हैं। जैसे PSLV को वर्क हॉर्स बोला जाता है, कमेंट्स में बताओ कि GSLV को क्या बोला जाता है। फिर नाविक। नाविक आ गया यहाँ पे आपका। नाविक क्या है? ये देसी जीपीएस है। जैसे हम लोग अभी तक जीपीएस सुनते हो ना, आप लोग फोन में आपके जीपीएस रहता है जो लोकेशन बता देता है। तो इंडिया वालों ने क्या बनाया? IRNSS। और IRNSS का देसी नाम क्या है? नाविक। ये इस साल पेपर में आया था, मेंस में 2 क्वेश्चन आए थे। फिर अर्थमिस। अर्थमिस मिशन क्या है? हम देखते हैं अर्थमिस मिशन किसका है। क्या ये इसरो का है
या फिर ये नासा का है? देखो पेपर में आपको ऐसे ही आता है, मिशन का नाम दिया होगा और पूछा जाएगा बताओ किसका मिशन है, ठीक है, और किस प्लेनेट से डील करता है। तो आप बताना मुझे कि ये मून से करता है या मार्स से करता है। क्वेश्चन आपके लिए ये दोनों, ये आपने मुझे बताना। फिर आगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा जेम्स वेब। क्यों? क्योंकि इससे पहले थी हबल, हबल टेलीस्कोप। ये कौन सी टेलीस्कोप है? ये वो वाली टेलीस्कोप नहीं है जैसे आप घर में बैठ के तो तारे देखोगे, ये टेलीस्कोप स्पेस में लगी होती है और ये किनको स्टडी करती है? जो हमारे एक्स्ट्रा प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने कि अभी पहले तो हम प्लैनेट्स ही देखते थे कि 9 प्लैनेट्स हैं, फिर बीच में क्या हुआ कि प्लूटो पे डिबेट आ गई कि क्या प्लूटो प्लैनेट है भी है कि नहीं है, तो फिर अब बोलने लग पड़े कि 8 ही बचे हुए हैं। फिर दोबारा साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला नहीं प्लूटो है, तो वो डिबेट अभी उनकी चली जा रही है। लेकिन मीनवाइल आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ऐसे भी प्लैनेट्स कभी कभी डिस्कवर होते हैं जो बोला जाता है कि हमारे मिल्की वे में नहीं है, हमारी गैलेक्सी के नहीं है, हमारी गैलेक्सी से भी परे हैं। तो वो कैसे पता चलता है? तो वो यही यही टेलीस्कोप्स होती हैं। ये क्या किया होता है कि जो हमारी स्पेस एजेंसीज होती हैं, खास करके नासा वगैरह, ये क्या करते हैं कि एक टेलीस्कोप ले जाते हैं आउटर स्पेस में और वहां पे फिक्स कर देते हैं। तो वहां स्पेस से फिर वो बाहर देखती रहती है, तारों को ऑब्जर्व करती रहती है और नए नए डिस्कवरीज जो होती हैं वो ढूंढती रहती है। तो देखेंगे हम, हब्बल जो थी ये रिटायर हो गई है, तो हब्बल के बाद अब क्या आ गई आपकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो हम देखेंगे ये कैसे इंप्रूव्ड है ओवर हब्बल। तो है किसकी है? नासा की। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन बनाए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, ये भी हम देखेंगे। फिर और इसमें क्या क्या आ जाता है? फिर आ जाता है प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस प्रोग्राम। तो देखो ये प्राइवेट सेक्टर इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज याद रखनी है हमेशा कि जो साइंस एंड टेक है ना, इसमें इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जहां पे भी आपको दिख जाए ना, वो समझ लो पेपर में आएगा ही आएगा। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? नाविक। तो नाविक से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके जेकेएस में आए, ठीक है। 10-10 नंबर के थे, शायद 15 के थे कि 10 थे, वो आप लोग चेक कर लेना, लेकिन 2 क्वेश्चन आए। सिमिलरली जो इसरो है ना, जो स्पेस पे काम करती है, स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये अब क्या कर रही है ना कि काफी सारी अपनी जो मतलब ऐसे काम है जो जिसमें इतनी साइंस एंड टेक या इतनी रिसर्च नहीं चाहिए, उसको ये प्राइवेटाइज करा रही है। गाइस म्यूट कर दो जिसने भी ऑन किया हुआ। अब ये क्यों कर रहे हैं प्राइवेट? क्या इनको सपना आया? ना, इनको सपना नहीं आया, लेकिन इन्होंने देखा। क्या देखा? नासा। नासा क्या कर रही है आज की डेट में कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है। और इसमें कौन कौन है? बड़े सारे हैं। जैसे सबसे बेस्ट तो आपका यही है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसका है? ये भी इलॉन मस्क का है। इलॉन मस्क वही है टेस्ला वाला। और वर्जिन गैलेक्टिक है इसका। फिर ब्लू ओरिजिन है। ये ये क्या है? ये सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं यूएस की जो कि स्पेस में काम कर रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि जो इंटरनेशनल, एक सेकेंड, जो अभी आपको पता है ना कि जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो हैं, तो ये क्या करते हैं कि एक आईएसएस बना के रखा हुआ, मतलब इंटरनेशनल स्पेस में एक इन्होंने स्टेशन बना के रखा हुआ है। तो यहाँ से एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाना और यहाँ से वापस लाना। तो पहले नासा के पास एक शिप थी, ठीक है, कोलंबिया था, जिसमें आप लोग याद होगा कि एक इंडियन भी थी, उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद ये लोग, नासा के पास कोई शिप बची नहीं थी, इन्होंने अपनी जो डिस्कवरी और कोलंबिया थी उसको रिटायर कर दिया था और अब ये रशिया से हेल्प लेते थे। यानी कि यूएस रशिया की हेल्प लेता था एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में भेजना और वापस लाना। अब इन्होंने जब से देखा कि रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे, इन्होंने फिर रशिया को कॉन्ट्रैक्ट देना बंद किया और अपनी प्राइवेट एजेंसीज में कंपटीशन करवाया। स्पेस एक्स में, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और भी 1-2 थे, इन सब में कंपटीशन करवाया इन्होंने और फाइनली स्पेस एक्स जो थी ये लीड ले गई। और स्पेस एक्स के जो फाल्कन रॉकेट्स होते हैं, ठीक है, ड्रैगन रॉकेट्स भी इनको बोलते हैं, इसका इन्होंने इस्तेमाल किया एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर भेजने के लिए और नीचे आने के लिए। सोचो कि कंट्री कितनी एडवांस कर कितनी एडवांस हो चुकी है कि वहां के प्राइवेट प्लेयर्स स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को लेके जा रहे हैं और वापस ला रहे हैं। और हम लोग कहाँ पे हैं अभी? इंडिया कहाँ है? इंडिया, आपको पता होगा कि इसरो ने पिछले 3-4 साल से बोला जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, गगनयान बनाएंगे। गगनयान क्या है? गगनयान एक ऐसा मिशन है इसरो का जिसमें हम 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, सिर्फ स्पेस का चक्कर लगा के वापस लाएंगे। स्पेस क्या हो गया? 100 किलोमीटर ऊपर। तो हम इसको ही अचीव नहीं कर पा रहे हैं।
उन एस्ट्रोनॉट्स को भी ट्रेनिंग के लिए हमने रशिया और फ्रांस भेजा हुआ। तो सोचो हम कितने पिछड़ रहे हैं। तो अब इसरो को लगा कि हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी लाना पड़ेगा, इसलिए ये वाला टॉपिक आपका जो है 3.6 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम 2-3 चीजें देखेंगे भी। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उसने अपना इंजन भी बनाया है अभी। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या है। फिर आगे स्पेस सस्टेनेबिलिटी, स्पेस टूरिज्म, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी में इसमें स्पेस डिब्री भी आएगा। स्पेस डेब्री से रिलेटेड एक सिंड्रोम है, जिसको क्या बोला जाता है बताइए आप। इसका सिंड्रोम है एक स्पेस डेब्री से रिलेटेड, ये मुझे कमेंट में बताओ कि इस सिंड्रोम को क्या बोला जाता है। फिर स्पेस टूरिज्म, ठीक है, स्पेस टूरिज्म है। फिर उसका ब्लैक होल्स है, ब्लैक होल देखते हैं हम क्या होते हैं। फिर डार्क मैटर है, अर्थ रिकॉर्ड्स शॉर्टेस्ट डे, ये तो ठीक है, ये तो हम देखते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेवलपमेंट, तो हम देखेंगे कि नासा और इसरो की क्या डेवलपमेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नासा किन किन प्लैनेट्स के लिए क्या क्या मिशन ला रही है, इसरो देखेंगे इसरो क्या क्या ला रही है। फिर और स्पेस फिनोमेना, कुछ स्पेस ऑब्जेक्ट्स मिसलेनियस, ये अलग से देखेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा हेल्थ का। इसमें क्या होगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है भाई। टीबी, टीबी देखो हमने क्या प्रॉमिस किया, कब तक एलिमिनेट करना है, ये आप लोग मुझे बताइएगा कि टीबी एलिमिनेशन की जो डेट है वो क्या है, डेट यानी ईयर, ये बताओ। फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर, एएमआर हम देखते हैं। एएमआर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसे आप लोगों को सर्दी जुकाम होता है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप फट से एक डोलो निकालते हो और एक कोई, एक सेकेंड में इसको क्लियर कर लो। आप लोग क्या करते हो, चुपचाप एक डोलो लेते हो और एक एंटीबायोटिक, और खुद ही डॉक्टर बन जाते हो। या फिर क्या करते हो, अपने कंपाउंडर के पास जाते हो और कंपाउंडर को डॉक्टर जो है ये उससे ले लेते हो दवाइयां, और खुद घर आके एक्सपेरिमेंट करने लगते हो। 2 दिन खाते हो। अब आपने पत्ता लाया, पत्ते में कितनी टिक्कियां होती हैं, मान लो 10 टिक्कियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग क्या करते हो, 2 दिन खाते हो, ठीक है, पीछे 5 टिक्कियां बची हुई हैं, आपको फर्क लग जाता है, आप पत्ता वैसे का वैसा छोड़ देते हो और छोड़ देते हो, फिर मतलब ठीक हो जाते हो एक तरीके से, आपको लगता है कि मैं ठीक हो गया। अब इससे होता क्या है कि आपके बॉडी में पहली बात है तो वायरल था, आपने खाया गया एंटीबैक्टीरियल, तो ऑल्दो वायरल की वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है उस वक्त, और आप लोग बैक्टीरिया क्योंकि उस समय अटैक कर सकता है आपके ऊपर ज्यादा, तो आप लोग एक तरीके से बैक्टीरिया को ऊपर नहीं आने देते हो, इसके लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो आपने थोड़े दिन खाई, उससे होता क्या कि जो बैक्टीरिया है ना आपका, ये रेजिस्टेंट हो जाता है। कुछ तो मरते हैं, कुछ मान लो कि बैक्टीरिया भी आपका बीमार हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन पूरा मरता नहीं है क्योंकि आपने बीच में दवाई छोड़ दी। अब वो जो बीमार हुआ था ना बैक्टीरिया, वो नेक्स्ट टाइम इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि अब आप सेम एमजी की दवाई खाओगे ना, मान लो आपने पहले 500 एमजी की खाई है, अब दोबारा खाओगे ना, अब उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये सेम वही फिनोमेना है जो आपको कोविड में वैक्सीन लगाई गई। तो आपको एक छोटा स्ट्रेन दिया गया ना, एक लाइट स्ट्रेन ऑफ कोविड वायरल आपको दिया गया, तो वही सेम होता है बैक्टीरिया के साथ। तो उससे क्या होता है कि एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ जाता है, एएमआर। अब उससे होगा क्या, अब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको 600 एमजी देगा, फिर और चले जाओगे 1000 एमजी देगा। तो ये बढ़ते 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 इसका कोई एंड तो है ही नहीं, तो फिर हमें दवाइयां ही अपनी इतनी इंप्रूव करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आप जब भी एंटीबायोटिक खाओ तो उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन लो, पूरा कोर्स जो 5 दिन का है आप पूरा लेना, बीच में मत, या तो खाओ ही मत, अगर खा रहे हो तो पूरा अच्छे से करो। फिर इसी तरीके से आ जाता है सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर आरएनए, ये हम देख लेते हैं एमआरएनए क्या होता है, ये वैसे एंथ्रो में भी हम पढ़ते हैं, बहुत ईजी है। फिर वन हेल्थ, वन हेल्थ एक पॉलिसी है जो क्या करता है, वन हेल्थ क्या करता है कि ह्यूमंस प्लस एनिमल्स प्लस प्लेनेट, ये तीनों को एक साथ लेके चलता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट एवर फंगल प्रियोरिटी पैथोजन लिस्ट, ये देखते हैं क्या लिस्ट। फिर आ गया फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी से रिलेटेड कौन सी बॉडी हमारे यहाँ, एफएसएसएआई। फिर राइस फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फोर्टिफिकेशन होता है कि किसी चीज में ना एक एक्स्ट्रा कोई न्यूट्रिएंट्स डाल देना। ठीक है, तो जैसे राइस है, तो राइस को क्या किया जाता है कि किसी ऐसी ब्रीड के साथ, किसी ऐसी चीज के साथ, जनरली इसको डेफोडिल्स के साथ किया जाता है। डेफोडिल होते हैं ना येलो कलर के, तो डेफोडिल्स के साथ राइस को ब्रीड करवाया जाता है, तो इसमें से फिर येलो कलर का निकलता है।
तो येलो राइस या गोल्डन राइस जिसको बोलते हैं, तो गोल्डन राइस जनरली विटामिन ए में रिच होती है, तो राइस फोर्टिफिकेशन है। बोला जा रहा था कि जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, तो इसमें क्या किया जाता है कि हमें फ्री का राशन दिया जाता है। तो बीच में एक बात उठी थी कि क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ये माल न्यूट्रिशियस हैं, तो क्यों ना हम इनको जो राइस दे रहे हैं, जो वीट दे रहे हैं, उन्हीं में फोर्टिफिकेशन करके इनको पहुंचा दें कि इंडिया की जो माल न्यूट्रिशमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी या उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ठीक, फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये तो ओआरएस है। देखते हैं ओआरएस का क्या है। डिजीजेज इन न्यूज, तो वायरल डिजीज अदर, तो वायरल देखो कोविड के बाद तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गया, तो ये आपको देखने ही पड़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफेंस। तो डिफेंस में क्या क्या देखेंगे आज मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ, अगले लेक्चर में हम और अंदर चलेंगे, एक एक करके इन सबको देखेंगे। ठीक, तो डिफेंस में क्या है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। ठीक है, तो रैमजेट क्या है, ये आपकी जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, इनकी इंजन की टेक्नोलॉजी। तो पहले रैमजेट होता था, फिर स्क्रैम जेट आया। तो स्क्रैम जेट क्या है कि वो उसको मतलब एयर ब्रीदिंग होता है, मतलब खुद से उसको अलग से वो नहीं चाहिए, मतलब सेल्फ एयर ब्रीदिंग सिस्टम होता है, और काफी हाई स्पीड पे भी, मतलब ज्यादा स्पीड पे भी अगर आपका फाइटर जेट चल रहा है ना, तो उसका इंजन बहुत अच्छे से चलता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे। फिर सीडीएस, सीडीएस की पोजीशन अभी नई नई आई है, इंटरव्यू में इस बार बहुत पूछा जा रहा था, जो जेकेएस का इंटरव्यू हुआ ना इस बार, उसमें सबको पूछा जा रहा था बताओ सीडीएस कौन है। एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये था उनका। फिर दूसरा जैसे मुझे पूछा था उन्होंने कि बताओ अटॉर्नी जनरल कौन है, तो मुझे आया नहीं था उस वक्त अटॉर्नी जनरल, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि बताओ एडवोकेट जनरल कौन है। तो एडवोकेट जनरल मुझे पता था डीसी रैना साहब है, तो मैंने डीसी रैना साहब का नाम बताया, तो वो खुश हो गए। फिर वो एक और उनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इंटरव्यू में कि बताओ जो हमारी प्रेसिडेंट है ये किस ट्राइब से बिलोंग करती है। ठीक है, तो फिर पूछ रहे थे कि बताओ इंडिया में कौन सी ट्राइब है जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए भी कि सीडीएस कौन है, इसकी पोजीशन क्या है, क्या जो तीन जो हमारी सेनाएं हैं, जैसे आपकी आर्मी होगी, नेवी होगी, एयरफोर्स होगी, तो इनके जो चीफ्स हैं, क्या उनके चीफ्स की पोजीशन और सीडीएस की पोजीशन में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर GSAT-7 सीरीज ऑफ सैटेलाइट। फिर ब्रह्मोस, ब्रह्मोस क्या है, ये हमारी पहली सुपरसोनिक मिसाइल है, इसको हमने रिसेंटली फिलीपींस को क्या किया, बेचा भी है। ठीक है, तो आप ब्रह्मोस सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखना। फिर सबमरीन्स के लिए भी अलग अलग प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। रिसेंटली हमने फ्रांस के साथ पैक्ट साइन किया था, वहां से लेके आएंगे। फिर और कौन कौन से सबमरीन शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब कुछ हम देखेंगे। ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, जनरली इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ से चीजें लेके आते हैं। तो पेपर में जनरली क्वेश्चन आ रहा है, जैसे पिछले साल S-500 आया था यूपीएससी में, तो केएस वालों ने कॉपी किया था कौन सा, आयरन डोम। ठीक है, तो ये पिछले साल क्वेश्चन आया। तो इस साल भी इसी तरीके से क्वेश्चन आता ही रहता है कि इसराइल से हम क्या ले रहे हैं, कौन सा ड्रोन ले रहे हैं, प्रीडेटर ड्रोन है, कौन सा ड्रोन है, तो वो सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग होती है। एक बार आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए, बहुत इन डेप्थ पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी से रिलेटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने अभी जो COP26 ग्लासगो में हुई थी, वहां पे हमारे प्रधानमंत्री बोल के आए कि 2070 तक हम लोग क्या हो जाएंगे, नेट जीरो। तो नेट जीरो कब होगा, जब हमारी एनर्जी जो है ये ट्रांजिशन होगी टू रिन्यूएबल। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों न्यूज में, देखो अभी तक इंसान न्यूक्लियर फिशन पे ही काम करता है। ये जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स है ना, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन। सन की सतह पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव करने के लिए ना हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इनिशियल एनर्जी। तो वो अभी तक हमें प्रैक्टिकली कहीं पे हम लैब्स में भी नहीं बना पाए थे। तो अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, सर्न में प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, सर्न फ्रांस में है, यूरोप में, यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन अटेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो रिसेंटली हमने देखा कि सर्न में भी कुछ तो हमें होप मिली है, प्लस और एक दो कंट्री है जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया। तो लिमिटेड लैब में ना थोड़ी देर के लिए ये लोग न्यूक्लियर फ्यूजन अटेन करना पॉसिबली कर पाए, थोड़ी देर के लिए किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कमर्शियल स्केल पे ये लोग कर पाए। फिर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये रिएक्टर ही होंगे। फिर हाइपरलूप सिस्टम, ये आपने जरूर देखना हाइपरलूप सिस्टम। तो हाइपरलूप भी एलन मस्क का ही दिया हुआ है। एक इसमें वन लूप कंपनी है, जो कि जब देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में ये ले रहे थे, लेकिन जब प्रेजेंट रिजीम चेंज हुई, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया।
तो एलन मस्क ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ ये सिस्टम हाइपरलूप। ये क्या होता है, वैक्यूम होती है, ट्यूब होती है वैक्यूम की, तो इसमें कोई चीज यहाँ पे पॉड बिठा दिया जाता है और फिर यहाँ सक्शन से प्रेशर क्रिएट किया जाता है। जैसे समझ लो आपका माइक्रो वो है वैक्यूम क्लीनर, तो जैसे वैक्यूम क्लीनर की ये पाइप समझ लो और यहाँ डस्ट पड़ा हुआ, तो पीछे से पंप लगा होता है, उसको खींचता है ना, एयर को पीछे की तरफ खींचता है, तो सारा डस्ट एकदम यहाँ से निकल के बिल्कुल यहाँ चला जाता है। तो उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपका पॉड होगा जिसमें लोग बैठेंगे, एयर टाइट होगा बिल्कुल, तो यहाँ से एक वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा, आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाओगे तुरंत के तुरंत। तो सबसे फास्ट होगा ये, क्यों? क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो होगी। तो ये है आपका हाइपरलूप। इसी तरीके से फिर हम आगे देखेंगे लिथियम आयन बैटरी, ये तो पता ही है हमारे रेसी में अभी डिस्कवर हुई है। तो लिथियम से तो एक्सपेक्ट करोगे क्वेश्चन आपको आना ही आना है, लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इसके अलावा फ्लेक्स फ्यूल हम देखेंगे, फ्लेक्स फ्यूल क्या होता है, फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। फिर अवार्ड्स एंड प्राइजेस में नोबेल प्राइज है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सदाबहार क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसमें पूछता ही पूछता है। जैसे अभी एंथ्रोपोलॉजी के पेपर में इसने क्या पूछ लिया कि बताओ मेडिसिन में फिजियोलॉजी में किसको मिला है, तो वो हमने देखा था स्वांते पावो। क्यों मिला है वो भी हमने देख लिया, तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन जितने भी हैं। इसके अलावा और क्या क्या आएगा, इसके अलावा हम देख लेते हैं सन प्रोजेक्ट, वही है जो मैंने आपको बोला, जहाँ पे वो न्यूक्लियर रिसर्च चल रही है। इंडिया का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, इंडिया ने बड़े बड़े फ्रिज दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े फ्रिज दिए हैं इंडिया ने यहाँ। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, तो ये देखेंगे इनका क्यों है, द मिस्ट्री पार्टिकल फाइंडिंग, ये भी हम देखेंगे क्या, और कुछ अदर न्यूज जो कुछ और चीजें होंगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ऑल टुगेदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक, और अगर आप एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके टिप्स पे आ जाएंगी। तो आज टाइम काफी हो गया है, मुझे लगता है कि मैं यहीं पे काफी इन डेप्थ चला गया आपको एक ओवरव्यू देने में, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाद में ना आपको इसको ऐसे ही पढ़ना होता है। जैसे एक दफा आपने ये पूरा पढ़ लिया ना डॉक्यूमेंट, तो बाद में जब आप रिवीजन करने आओगे ना, तो एंड एंड में हमने क्या करना होता है कि सिर्फ इसकी ये यही चीजों से आइडेंटिफाई कर लेना होता है। आप सिर्फ इंडेक्स पढ़ोगे और इंडेक्स आपने माइंड में रखना है, तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। या फिर इंडेक्स पे डिस्कशन किया करो। जैसे आपका ग्रुप है, अगर मान लीजिए 2-3 दोस्तों का ग्रुप है और आप लोग पढ़ाई करते हो, तो फिर एक साथ पढ़ा करो। जैसे 2-3 बंदे हैं, उन्होंने इकट्ठे स्टार्ट किया कि चलो हम साइंस एंड टेक स्टार्ट कर लेते हैं, तो जब आपने स्टार्ट कर लिया ना, फिर उसके बाद आपने ऐसे ही इंडेक्स खोलना है। तो पहला उठा लेना है जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी, फिर इसके ऊपर डिस्कस करना है। आप उसको सवाल पूछो और वो आपको सवाल पूछेगा ग्रुप में, तो एक दूसरे को ग्रुप डिस्कशन करो। उस तरीके से आपका ये वाला जो पार्ट है, ये काफी साइंस एंड टेक जैसा जो पार्ट है, ये काफी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे, इसका कोई एक कंपोनेंट पकड़ लेंगे अच्छा सा, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि हम उसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉडकास्ट मैं फिनिश करता हूँ। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लो। अगर किसी को कोई डाउट है आज जो पढ़ाया या कल या परसों या जनरल डाउट है, तो वो आप लोग पूछ लो। अच्छा, मैं आपके आंसर्स भी देख लेता हूँ। विदुषी, ठीक है, कुछ भी सर्च कर लो। यस यस यस, स्टारलिंक, ठीक है, वेरी गुड। आशीष खजूरिया ने आंसर दिया था स्टारलिंक। स्टारलिंक, रोनित ने भी सही आंसर दिया, भागशाली ने सही आंसर दिया। वसीम ने बोला रशियन यूके वॉर, स्टारलिंक प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, सही बोल रहे हो। फिर G20, जब मैंने पूछा था कि इंडिया का किस किस की प्रेसिडेंटशिप है, तो G20 आप लोगों ने सही दिया है। यास्मिन ने बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, UNSC, SCO एंड G20। UNSC अभी अभी हमारा खत्म हो गया है, लेकिन SCO और G20 अभी हैं हम। तो ये अच्छा आंसर ऐसा होता है जिसमें आप सब कुछ देते हो। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तो है ही, हमारा ही बनाया है, हमने ही बनाया हुआ है वो। तो सबिया ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। GAI तो मैंने खुद ही बता दिया था, लेकिन इन्होंने एक ही आंसर में सब कुछ दे दिया हुआ है। SCO, UNSC, G20, GAI, वेरी गुड। फ्रॉम UNSC, इंडिया टेन्योर गॉट ओवर इन दिसंबर। हाँ, सही बोल रहे हो, लेकिन ठीक है ना, न्यूज में तो है। मैं पूरे अगर 1 साल का बात करूं तो आपको UNSC भी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आएगा ही आएगा। वसीम भट्ट, मून, नासा, बिल्कुल सही बोला आपने। अर्थमिस मिशन जो है ये मून पे है। और इसका एक चीज याद रखना कि जब ट्रम्प थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि इसमें ना वो फर्स्ट फीमेल को लेके जाएंगे, और वो भी कैसी फीमेल, फ्रॉम ब्लैक ओरिजिन, ठीक है। तो कोई अफ्रीकन ओरिजिन की कोई एक विमेन होगी जिसको वो अर्थमिस मिशन में कहाँ लेके जाएंगे, मून पे, ये याद रखना।
सेलेस्टियल बॉडीज, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी। नहीं, मैं जीएसएलवी की फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा था, मैं जीएसएलवी के पूछ रहा था कि निक नेम क्या है। तो जिसमें मैंने आपको पीएसएलवी का बताया, पीएसएलवी को क्या बोला जाता है आपका, दी वर्क हॉर्स। तो ऐसे ही जो जीएसएलवी है इसको बोला जाता है फैट बॉय, ठीक है, फैट बॉय ऑफ इसरो। स्पेस एक्स ब्लू ओरिजिन्स बाय जेफ बेजोस, ठीक है। केस्लर सिंड्रोम, वेरी गुड। अक्षय, सबिया, यास्मीन, मन्नू, आप सबने बिल्कुल सही बताया। शीतल ने सही बताया। कमलप्रीत, आप शायद 2025 टीबी एलिमिनेशन के लिए बता रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, टीबी एलिमिनेशन के लिए। 2030 वर्ड का है। 2030 क्यों है? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो एसडीजी थर्ड है उसका टारगेट है हमारा, तो ये उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। वसीम भट्ट, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एएमआर के लिए आप बता रहे हो, बिल्कुल ठीक। भाग्यशाली, डब्ल्यूएचओ 2030, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने इंडिया का पूछा था तो इंडिया का 2025 होगा, डब्ल्यूएचओ का आप सही बता रहे हो। बैक्टीरिया इम्यून हो जाते हैं, नॉट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। गोल्डन राइस कंटेन्स कार्सिनोजेंस, वसीम भट्ट बोल रहे हैं कि अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन कर दें तो उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। गोल्डन राइस कंटेन्स कार्सिनोजेंस, तो मुझे ये तो नहीं पता है कि इसमें कार्सिनोजेंस है कि नहीं है, लेकिन हाँ मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ कि देखो, जरूरी नहीं है कि हम उसमें कोई आपको आयरन डेफिशिएंसी के लिए अगर हम उसमें आयरन प्लांट कर दें या कोई ऐसा विटामिन इम्प्लांट कर दें, क्योंकि देखो विटामिन उसमें डालना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बॉडी उस विटामिन को कैसे एब्जॉर्ब करती है वो इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ऑब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है कि हमेशा जरूरी नहीं कि एक ही विटामिन आप लो और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाए, उस विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए भी और मल्टीपल विटामिन, मल्टीपल कंडीशन चाहिए होती है, जो कि शायद फूड फोर्टिफिकेशन से ना हो पाए। पे मैंने लिखा हुआ है, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी फॉर जेकेएस प्रीलिम स्पेसिफिक ओनली प्लस जेकेएस एसबी एग्जाम लाइक एफए और जेकेएस प्रिपरेशन प्लस मींस एंड जेकेएस एसबी एग्जाम, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी, I mean to say at this moment because FA exams are also in line। और लाला भाई नवीद है आपका शायद नाम, आपने आज ही ज्वाइन किया है ना, तो आप सबसे पहले एक काम करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी प्रिपरेशन फॉर जेकेएस 2023, उसमें मुझे लग रहा है 5-6 वीडियोज होंगी, आप एक एक करके शुरू से देखो, वो सीरीज में है, वो देखो आपका ये सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें एक वीडियो स्पेसिफिकली जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए, कि अगर आप जेकेएसएसबी के लिए पढ़ रहे हो और अभी आप किस पे आना चाहते हो, केएस पे, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो देखो, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। जवीद शफी, सर प्लीज टेल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी, क्या बताऊं सर, हाउ टू स्टार्ट प्लीज। यार आप आज ज्वाइन कर रहे हो, आप आज ही पूछ रहे हो मुझे, थोड़ा सब्र रखो, नहीं तो एंथ्रोपोलॉजी का मैंने वीडियो शेयर की हुई है, यूट्यूब पे जाओ, मेरा चैनल है वहां पे, उसको सब्सक्राइब करो, उसको एक्सप्लोर करो, अगर आपको समझ नहीं आता है फिर मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास, यही सब्जेक्ट होगा भाई, अभी तो 2-3 दिन पहले हम यही पढ़ेंगे ना, साइंस एंड टेक। आज तो हमने सिर्फ इंडेक्स ही डिस्कस किया, कल हम इसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यार देखो, इंडिविजुअली मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकता आपको, मुझे अच्छा भी नहीं लगता देना। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं आपके लिए ऑलरेडी इतना एफर्ट करके एक वीडियोस बना चुका हूँ, मैं आपके लिए 5-6 वीडियोस बनाई है इन लाइन, आप प्लीज उनको देखो एक बार। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार उन वीडियोस को देखो जाके, वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ हो सकता है ना मैं आपको एक पार्शल आंसर दूं, क्योंकि सारी चीजें इस वक्त मुझे रिटेन नहीं है। उन वीडियोस में मैंने काफी सारे सोच के साइंटिफिक तरीके से आपके लिए मटेरियल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, उसको देखो। आप शॉर्टकट मत मारो, शॉर्टकट के चक्कर में बाद में आपके 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हैं जो बोल रहे हैं कि हम पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन आज तक ऐसी क्लैरिटी हमें नहीं मिली थी जैसी आपकी वीडियोस देख के मिली हुई है। तो आप सोच लो अपना फिर क्या हिसाब है। अभी मैं आपको एक एक लाइन, सिंपल लाइन में आपका आंसर दे भी दूंगा शायद, लेकिन उससे आपकी सोल तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन ऑल टुगेदर आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आई रिक्वेस्ट, जितने बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, मेरी वो प्लेलिस्ट नहीं देखी हुई है, उसमें पहली वीडियो होगी हाउ डिड आई टॉप दिस एग्जाम एंड हाउ यू कैन टू, वो उसको एक बार पूरी सीरीज से देखो, पूरी लाइन से देखो वो चीज, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है गाइज, तो इनफ फॉर टुडे, इट्स ऑलरेडी 9:30, तो फिर मिलते हैं हम लोग, बाद में मिलते हैं।